नमस्कार साथियों, मैं आनंद निबाड़िया, महानिरीक्षक सेवानिवृत्त भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, आपका आपके चैनल में स्वागत करता हूं। इस चैनल को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया और दे रहे हैं। इस चैनल का उद्देश्य यही है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के बारे में आपको मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार करना, जानकारी देना और समय समय पर जो भी डेवलपमेंट्स होते हैं उसके विषय में आपको बताना। यही नहीं, कैलाश यात्रा के साथ साथ आदि कैलाश, श्रीखंड कैलाश, मणि महेश यात्रा और किन्नर कैलाश, अमरनाथ यात्रा, यानी कि जितनी भी धार्मिक यात्राएं चलती हैं, कोई भी यदि जानकारी होती है उसके विषय में आपको मैं इस चैनल के माध्यम से बताता हूँ। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को जो वास्तव में यात्रा करना चाहते हैं, इस चैनल के विषय में बताएं, फॉरवर्ड करें, सब्सक्राइब इसलिए करें ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। और हाँ, अपने कमेंट्स ज़रूर देते रहें, क्योंकि जो आपके कमेंट्स हैं उसी के बेस पे मैं एक प्लान करता हूँ, विषय वस्तु तैयार करता हूँ ताकि आपके साथ में बातचीत करूँ। नमस्कार साथियों, चलिए आज 31वें पायदान की ओर चलते हैं। इससे पूर्व के पायदानों में एपिसोड में आपने सुना कि कैसे श्री विमल देव गंगटोक से होते हुए लहासा गए और लहासा से चलते चलते आखिरकार कैलाश मानसरोवर पहुंच गए। एक दिव्य शक्ति ने उनका कैसे जगह जगह पे मदद की और उस दिव्य शक्ति का नाम था कैलाशनाथ। तो आज का एपिसोड कैलाशनाथ के ऊपर है, तो आप भी ध्यान से सुनिएगा। और जो कहते हैं ना कि चमत्कार नहीं होता, मेरा मानना होता कि चमत्कार हो ना हो विषय नहीं है, लेकिन हाँ, जहां आस्था होती है ना, वहां पे चमत्कार कह लो या कुछ भी कह लो, कुछ ऐसा विशेष जरूर होता है जो हमें आश्चर्यचकित कर देता है। और कैलाशनाथ भी एक ऐसे ही तपस्वी साधु या भगवान शिव के अवतार, आप जो भी नाम ले लो, इन्होंने विमल देव जी का जगह जगह पे आके मदद करी। तो रात भर वो गोम्पा में सोए, मानसरोवर के तट में। सुबह जब वो उठकर देखा तो कैलाशनाथ बाबा ने उनको जगाया। आटे की सेवियों को उबाल के रखा हुआ था, क्योंकि बाबा तो एकाहारी थे, उन्होंने कभी उन्हें खाते हुए नहीं देखा। वो एक बार ही खाते थे। ओम मणि पद्मे हुम का जाप जपना शुरू किया। बाबा बोले, अब तुम गायत्री का भी जाप करो। और इसके बाद उन्होंने गायत्री का भी पाठ किया और फिर सूर्य प्रणाम व व्यायाम किया। देखिए मित्रों, जो सूर्य प्रणाम है, हमारे शास्त्रों में सूर्य प्रणाम को बहुत ज्यादा जो है मान्यता मिली है कि सूर्य की सुबह सुबह जो ऊर्जा होती है हमारे शरीर में, उससे हमें बहुत ज्यादा ऊर्जा का जो है अनुभव होता है। तो सूर्य नमस्कार या सूर्य प्रणाम एक ही चीज है और ये हमें करना चाहिए। ये अपने आप में संपूर्ण योग है। हाँ, मैं भी कल से प्रयास करूंगा। इसके बाद भोजन किया और विमल जी ने उन्हें एक अपना जो पत्र लेके आए थे वो पत्र दिया। चूंकि पत्र जो था तिब्बती में लिखा था और कैलाशनाथ जी को तिब्बती नहीं आती थी, उन्होंने पत्र देखा और उसको कैलाशनाथ को बोला विमल जी को कि भैया आप इसमें बताइए क्या लिखा है। उन्होंने पढ़ के सुनाया। इसके बाद कैलाशनाथ जी ने उनको कहा कि भाई ऐसा है,
अब मैं ज़्यादा दिन तक तो यहाँ नहीं रह सकता, और उन्होंने जो है जाने का निश्चय किया। विमल जी को बड़ा बुरा लगा कि मैं फिर अकेला रह जाऊंगा, लेकिन चूंकि कहते हैं ना, बहता पानी और साधु कभी एक जगह टिकते नहीं है, तो इसके बाद उन्होंने एक फिर लेटर लिखा और कहा कि इस पत्र को तुम डेरा पुक में जाके दिखा देना। कैलाश नाथ जी ने पत्र लिखा, उनको दे दिया और कहा कि तुम गुम्पा से 3 दिन बाद नीचे उतरना, 3 दिन तक यहाँ रेस्ट करो, और वो उनसे पारखा में जाके मिलेंगे। और उन्होंने कैलाश की परिक्रमा के विषय में कुछ खास निर्देश दिए। इसके बाद वो चले गए। रोज सुबह शाम मानस की परिक्रमा करते और मानस का जल जो है आता और गुम्पा की दीवार से टकरा के वापस चला जाता। मित्रों, ये तो 1952 की बात है। मैं पहली बार कैलाश मानसरोवर एज ए एलो 2011 में गया था। तो गुम्पा से लगभग 50 फीट की दूरी पे मानस का जल था। जब मैं 2019 में आखिरी दल में गया तो वो जल जो है लगभग 200 फीट पीछे चला गया। और 2025 में जो कैलाश यात्री गए उनसे मैंने पूछा कि जल अब कितना पीछे है, तो जल और पीछे चला गया। ये क्लाइमेटिक चेंज है। मानसरोवर का जल भी सिकुड़ता जा रहा है। मुझे अंदेशा है कि ऐसा ना हो कि मानसरोवर जो बहुत बड़ी झील है वो छोटे मोटे जो है कुंड जैसे में ना बदल जाए। तो इसलिए हमें अपनी गतिविधियों को बहुत अच्छे तरीके से रखना पड़ेगा ताकि मानसरोवर को हम अपने आने वाली जनरेशन के लिए संभाल के रख सके। और ऐसा कह के कैलाश बाबा वहां से चले गए और रक्सताल और मानसरोवर के उत्तर में 2 पर्वतों की एक श्रेणी है। इसमें एक का नाम ला, दूसरा का नाम झोंग। ला और झोंग यानी कि मानसरोवर और रक्सताल दोनों के उत्तर में यानी उत्तर साइड में 2 पर्वतों की श्रेणी है जिसका नाम ला तथा दूसरे का झोंग। इसमें से सबसे ऊंची उसी को कैलाश शिखर कहते हैं। यानी कि ला झोंग जो पर्वतमाला है उसकी सबसे ऊंची चोटी को कैलाश शिखर कहते हैं। कैलाश शिखर पहाड़ पर एक मंदिर की तरह खड़ा है। उस तुषार गुंबद की परिक्रमा के लिए ला या झोंग पहाड़ पर चढ़ना पड़ता है। यानी कि जो डोलमा पास है उसके थ्रू करना पड़ता है। यानी डोलमा पास जो है ला झुंग पहाड़ का एक हिस्सा है। देखिए, ये एक नई चीज पता चली। इसके बाद उनको डेरा पुक जाना था और जिसकी दूरी लगभग 16 से 20 मील के अंदर थी। और 6-7 मील की दूरी तय करने के बाद सूरज बहुत प्रखर हो गया। धूप में चलना अच्छा लग रहा था। पहाड़ पर उठते हुए एक छोटा गांव मिला जहां सड़क के दोनों ओर कुल 11 एक मंजिल मकान थे। यही मुझे वो सड़क मिली जो लासा से गारटोक होकर लद्दाख व कश्मीर तक गई थी। इस सड़क को मैंने यानी कि विमल जी ने थोकचौन में छोड़ा था। गांव में अधिक लोग नहीं थे। ये छोटा सा गांव था। और मित्रों, अभी आप लोग जब दार्जिलिंग जाते तो एक बड़ा छोटा बड़ा कस्बा हो गया है। यानी 1952 में 10 या 11 ही मकान थे जहां पे जो भी कैलाश मानसरोवर यात्री होते थे वहां रुकते थे। तो धीरे धीरे प्रगति हुई है। एक चौराहा था था कैलाश खंड में चाय की वो पहली दुकान मिली चौराहे पर। मिट्टी, पत्थर, बांस, लकड़ी की दुकान किसी तरीके से टिकी हुई थी और कुछ लोगों ने उन्हें घूरते हुए देखा और उन्होंने पूछा दार्जिलिंग के लिए कौन सा रास्ता, किधर जाऊं? तो उन्होंने उंगली से इशारा कर दिया। चौराहे के आगे पारखा गांव का हाट बैठा था। यहीं गांव वाले एकत्र थे। इसी से कि 20 गांव के बीच से रास्ता गुजर रहा था, लेकिन सब सुनसान थे, कोई अंदर था नहीं। सड़क के किनारे एक लकड़ी का बोर्ड था, हिंदी में लिखा था कैलाश नाथ। तो मित्रों, कभी आप यात्रा में आ जाए तो पारखा गांव के पास देखिएगा कोई लकड़ी का बोर्ड मिलेगा आपको। जहां तक मुझे याद आ रहा है शायद 2011 में, मुझे ध्यान तो आ रहा है, एक था तो सही, एक कैलाश नाथ या कैलाश पर्वत ऐसा कुछ लिखा तो था। लिखावट काफी धुंधली पड़ गई। वो शायद जो भारतीय आते थे उस वक्त उनके पथ प्रदर्शक के लिए लिखा हुआ। दूसरी तरफ पत्थर पर तिब्बती भाषा में लिखा था कांग रिपोचे, यानी कांग रिपोचे कैलाश पर्वत का ही
तिब्बती नाम है। कैलाश की परिक्रमा तारचेन दारचेन या दारचेंसी होती है और वहीं से दंडी प्रणाम करते हुए लोग ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का पद जो है उच्चारण करने लगे। दारचेन से कुल 32 मील की परिक्रमा एक दिन में पूरी हो जाती थी, किंतु दंडी परिक्रमा में 16 से 20 दिन लग जाते हैं। परिक्रमा पथ पर ध्यान, पूजा, विश्राम के लिए 5 गोम्पाएं थे। इनमें डेरापुक गोम्पा सबसे बड़ा था। कैलाश खंड में पारका शायद इकलौता गांव था, क्योंकि दारचेन में मात्र एक ही घर था जिसमें दरवाजे तक न थे। और मतलब दारचेन में एक ही मकान था। इससे पहले जो बताया था वो पारका गांव का था। तो देखिए अब तो अपने आप में एक शहर हो गया दारचेन। कुछ तंबू जरूर लगे थे जहां पे जो गडरिये अपनी भेड़ों के साथ थे। दारचेन से एक पगडंडी उत्तर की ओर पहाड़ पर गई और दूसरी पगडंडी उत्तर पश्चिम से होती हुई उत्तर की ओर उठी। बाबा जी ने दूसरे पथ अपनाने को कहा था। दारचेन मानसरोवर से 200 फुट की हाइट पर है। समुद्र तल से मानसरोवर 14,900 फीट तथा दारचेन 15,100 फीट की हाइट पर। दारचेन से रक्षताल व मानसरोवर पूरी आकृति दिखाई पड़ती है। राक्षस सरोवर की आकृति भग्न त्रिभुज सी थी और मानसरोवर गोलाकार। कहते हैं मानसरोवर का रज गुण, राक्षस ताल का तमोगुण तथा कैलाशनाथ का सत्व गुण, इन तीनों के समाहार से ही सृष्टि हुआ है या अमृतवारी, जो विभिन्न नदियों की अमृत धाराओं में मत्स्यवासियों के पास पहुंचता है। आगे झरने की तरह सकरी नदी थी। ला यानी पहाड़ के नाम के अनुरूप इस नदी का नाम लाचू पड़ा था। पेमा फुक नाम स्थान पर लकड़ी का पुल पार करने पर एक गोम्पा मिला। कैलाश की परिक्रमा के पथ पर यह पहला गोम्पा था। 1 मंजिल का भवन और सामने 2 लामाओं ने निकलकर उनको जो है रहने की व्यवस्था करी। इस गोम्पा का नाम था नियागिरी गोम्पा। इस प्रकार से वो गोम्पा में रुके और नेक्स्ट डे जो है वो डेरापुक के लिए चल दिए, जो कि 16,200 फीट की हाइट पर है। डेरापुक पर मित्रों मैं कहना चाहूंगा कि जो कैलाश अपना पर्वत है, भारत की तरफ से इसका दक्षिण मुख दिखाई देता है और डेरापुक से जो है उत्तर का जो है फेस दिखाई देता है। तो जब हम चलते हैं तो दक्षिण से हम पश्चिम की ओर चलते हैं और पश्चिम और इसके बाद उत्तर पहुंचते हैं और डोलमा पार कर हम जो है उत्तर और पूर्व की ओर चलते हैं और पूर्व से फिर हम दक्षिण की ओर चलते हैं। इस प्रकार से कैलाश के चारों फेस के हमें दर्शन होते हैं। गोम्पा में हम लोग जाते तो हैं, लेकिन कभी भी डेरापुक जो है वहां के गोम्पा में नहीं गए, लेकिन ये डेरापुक के गोम्पा में रुके। भगवती दोरजे फांगमा की मूर्ति, प्रकृति का पुरुष व लिंगावत युगल मूर्ति सृष्टि आदि रहस्य का घोतक थी। वह तांत्रिकों की परम पूज्य मूर्ति थी। युग मिलन के समय उस रहस्य में ही निहित था कुल कुंडली का मूल स्रोत। शिव पार्वती या हर गौरी के रूप में मूर्ति को इष्ट देव मानकर जप करते हैं। उस लिंगावस्था के कारण परम ध्यान करने से परम सिद्धि की प्राप्ति होती है। 4 पंखुड़ियों का मूल आधार है स ब शा सा मिलते हैं ल मंत्र में और तब अपने तेज से प्रकृति की शक्ति शिव शक्ति की ओर उठकर एक के बाद एक चक्र पार होते हुए 7वें चक्र में भूमा लोक में परिणित हो जाती है। विमल जी ने भी कैलाशपति दमचोक व उनकी अर्धांगिनी दोरजे फांगमो या शिव शक्ति को अपना श्रद्धेय निवेदन किया। उसके बाद कुछ देर ध्यान करके बाहर निकले। इस प्रकार से इन्होंने वहां पर ध्यान लगाया। डेरापुक गोम्पा मंदिर कम पाठागार या छापखाना अधिक लगता था। एक और विग्रह मंच लगभग 600 घी के दिए, मूर्ति व पूजा सामग्री, उसी के सामने पुरोहित व भक्तों का आसन था। लोग पूजा करते थे।
पुस्तकों के सामने कपड़ों पर उनके नाम लिखे थे। अवलोकितेश्वर, मंजूश्री व यामू की मूर्तियां कपड़े कथरी चढ़ाते और इतने वो छोटे छोटे कपड़े चढ़ाते थे, वो कपड़ों से ढक गई। दीपक तो हजारों साल पुराने लगते थे। शायद स्वर्गारोहण के समय युधिष्ठिर ने इसी दीपक के प्रकाश में बैठकर ध्यान किया होगा। मंदिर के खंभों के साथ सूक्ष्म कलाकृति वाले तांखा लटके थे जिसमें मानस व कैलाश के कल्पित रूप। अगले दिन ये उठे और अपना पूजा पाठ करी और गोम्पा से निकल आए। बाबा के निर्देश के मुताबिक वो चलने लगे और डेरापु गोम्पा का एक रास्ता ला नदी के किनारे किनारे उत्तर की ओर सिंधु नदी के उद्गम की ओर चला जाता है। दूसरा रास्ता पार कर कैलाश नाथ का चक्कर काटता हुआ तारचेन में जाके मिलता था। नदी पार करके पूरब की ओर बढ़े। यहाँ बर्फ के ऊपर से चलना हर किसी को चलना पड़ता था। ठंड थी लेकिन रास्ता बना हुआ था। धीरे धीरे वो डोलमा पास की ओर चलने लगे। उस वक्त कोई रास्ता नहीं था, बस जो भी रास्ता जैसा बना ले। लगभग 4 घंटे ऊपर चढ़कर वो हाइट पर पहुंचे डोलमा पास, और वहां से जब वो नीचे उतरने लगे तो पूरा एक सामने मानसरोवर, रक्षताल, दाएं कैलाश शिखर, तमाम ऊपर पहुंचकर सूर्य देव के दर्शन हुए। यही अंश कैलाश परिक्रमा पथ का सर्वोच्च अंश था। इसका नाम डोलमा, जो कि 18,600 फीट की ऊंचाई पे थे। डोलमा के दाईं ओर एक छोटी सी झील थी जिसे गौरी कुंड कहते हैं। गौरी कुंड में स्नान करने से आपकी इच्छा पूरी होती है। गौरी कुंड में उतरे और स्नान किया और दूसरी ओर निकले जहां पर झोंग नामक नदी मिलती है। बहुत सकरे नाले की तरह थी, पार करने में कोई खतरा नहीं था। इस नदी के पार एक त्रिपाल टंगा था और वहां पे जो तिब्बती थे वो चाय वगैरह का इंतजाम किए थे। वहां से उतर कर ये नीचे आए और चलने लगे और जहां जोंग जेरबू, जिसको जुथुलफुंग गोम्पा था, रात्रि विश्राम वहां किया और वहां पे बैठकर उनको गर्मा गर्म जो है थोकपा मिला। जुंग जेरबू यानी जुथुलफुक से तीर्थयात्री दार्चिन की धर्मशाला में पहुंचते हैं। वहीं कैलाश की परिक्रमा पूरी होती है। इस प्रकार से इन्होंने अपने कैलाशनाथ की परिक्रमा पूरी की। तो आज का 31वां एपिसोड यहीं पर।